हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर चैताली टीच में। तो आइए हम देखते हैं लेसन फर्स्ट का पार्ट 2, जिसमें कि हम पढ़ेंगे पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य का संश्लेषण। जैसे कि हमने देखा कि जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन हमें देते हैं, या उनमें उत्पादन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, जो कि पत्तियों के द्वारा किया जाता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। अब हम देखते हैं कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी और कितने खाद्य पदार्थ का संश्लेषण होता है। तो आइए हम देखें। कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? याद कीजिए कि आप वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आपको याद होगा तो हमने एक चार्ट देखा था जो कि क्लास 6 में देखा था हमने, और उसमें दिखाया गया है कि भाई नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 21% हमारे वायुमंडल में उपस्थित होता है। गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है। जो भी किसानों के द्वारा या फार्मर्स के द्वारा जो भी खाद डाली जाती है खेतों में, उसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होती है, और इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप यानी पौधे खाद्य के अन्य संगठकों जैसे प्रोटीन, वसा का संश्लेषण भी करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है पौधों में और वसा का संश्लेषण भी होता है। पादपों में पोषण की अन्य विधियां। अब इसमें हमने जो पहले कुछ विधियां हमने देखी थी, जैसे स्वपोषी, विषमपोषी, है ना, और परजीवी, मृतजीवी, इस तरह से हमने कुछ विधियां देखी थी। तो आइए अब हम इसमें और भी विधियों का अध्ययन करते हैं। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं? तो वे किसी और पौधे पर निर्भर होते हैं। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। हमने अभी ये पढ़ा कि भाई जो पौधे क्लोरोफिल युक्त होते हैं वो सौर ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं। लेकिन जिन पौधों के पास क्लोरोफिल नहीं होता है वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो हम देखें इन्हें। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। आप देखिए कि एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचनाएं आप सभी ने देखी होगी। ये देखिए इस चित्र में भी दिखाया गया है कि एक जो पौधा है या पेड़ है उस पर ये पीली पीली हमको यहाँ पे रेशे टाइप दिख रहा है। तो ये जो पौधा है ये क्या है? इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन बिल्कुल भी नहीं बना पाता है, और इसे हम क्या कहते हैं? ये अमरबेल का पौधा है, जिसको कि पानी जो कि अपने आप उग जाता है। और ये परपोषी पौधा है जो कि अपनी जितना भी खाद्य है वो किस पर निर्भर होता है? इसका दूसरे पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। उसके बाद ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। आरोहित होना मतलब कि जिस पर ये लपेटा हुआ होता है या जिस पर चढ़ता है ये, उसी से ये अपना भोजन प्राप्त करता है। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है ना। जिस पे ये आरोहित होते हैं वो परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं, है ना। ये तो परपोषी और परजीवी ये दूसरे पर निर्भर करता है, इसलिए हम इसे परजीवी भी कहते हैं।
क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। क्या आप कि हम भी क्या परजीवी हैं? क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है, उनके विषय में सुना है जो कि जंतुओं को भक्षण करते हैं? तो बच्चों, ऐसे भी पादप होते हैं जो कि कीड़ों को पकड़ करके खाते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे पादपों को देखिए। इसे घटपर्णी कहते हैं। घड़े के समान इसकी संरचना होती है। ये देखिए, यहाँ पर चित्र दिया गया है और ये पत्ती का ही एक रूपांतरित रूप होता है। मतलब पत्ती किस में बदल जाती है? घड़े की तरह संरचना हो जाती है। इसके अंदर जो है लसलसा सा एक पदार्थ भरा होता है, जिसमें कि जो भी कीट और ये इतना आकर्षक होता है कि कीट इस पर अपने आप आकर्षित होकर यहाँ बैठता है और ये इस तरह से ढक्कन होता है। जैसे ही कीड़ा यहाँ बैठता है, ये ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है और इसके अंदर रोम होते हैं जिसमें कि वो कीड़े चिपक जाते हैं और अंदर इतना लसलसा सा पदार्थ होता है कि एक बार जब कीड़ा बैठता है तो उसके बाद वो बाहर नहीं निकल पाता है। इस पौधे को घटपर्णी कहते हैं या पीचर प्लांट कहा जाता है इसे। क्योंकि घटपर्णी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देखिए, इसका जो शेप है वो किसके समान दिख रहा है? घड़े के समान दिख रहा है और इसके ऊपर एक ढक्कन भी दिखाई देता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादपों को हम कीटभक्षी कहते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संड्यू का प्लांट भी जो है वो क्या है, इसके दो अन्य उदाहरण हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब ये देखिए, मृतजीवी, ये पहली विधि थी परजीवी और विषमपोषी की, और ये दूसरी विधि है मृतजीवी की। आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि सड़ी गली चीज़ों पर, टूटी टहनियों पर या छालों पर क्या हो जाती है? गुच्छे के समान हमें संरचना दिखाई देती है और ये क्या कहलाती है? सड़ी गली चीज़ों पर, टहनियों पर एक छाते के समान हमें संरचना दिखाई देती है, जो कि मृतजीवी का एक उदाहरण है। और इसे हम ब्रेड, डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर पानी में भिगो लीजिए और इसके बाद इसे किसी नम स्थान पर रख दीजिए कुछ दिनों के लिए। आप देखेंगे कि इसमें से एक धागे की समान संरचना हमें दिखाई देने लगती है। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर इनका अवलोकन कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। यह जीव कवक या फंजाई कहलाता है। इसकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत जीव विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैसे पदार्थों की सतह पर पाचक रसों का या जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसके पश्चात इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं और इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, इन्हें हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। यह जो विधि है ये मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। अब ये जो जितनी भी सड़ी गली चीज़ें होती हैं, हम उस पर देखते हैं कि एक छत्रक के समान एक छतरी उग जाती है और उसका यहाँ पर इसमें अगर हम ब्रेड में देखते हैं तो ब्रेड में भी हमें उगती हुई कवक दिखाई देती है। आपने सभी ने देखी होगी इसे। कवक अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ नम और उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है। इसी कारण से वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट हो जाती हैं, अनुपयोगी हो जाती हैं। सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु की उपस्थिति में होते हैं, वायु में उपस्थित होते हैं। ये जो कवक के जितने भी बीजाणु हैं या इनके स्पोर्स हैं वो जो कहाँ पर होते हैं, तो वायु में हम अगर अभी भी आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ भी इसके जो बीजाणु हैं वहाँ भी उड़ रहे हैं, जो कि हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। जो नम और उष्ण होते हैं तो वे अंकुरित होकर नए कवकों को जन्म देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन
कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं। तो आप बच्चों सोचिए कि आप अपनी जितनी भी चीज़ें हैं जिन पर फंगस ना आए तो हम उसे किस तरह से बचा सकते हैं। बारिश के दिनों में भी हम उसे कैसे सहज कर रख सकते हैं। आप इसका मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो ये जो संबंध होता है इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल और पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीव दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कवक का जो छत्रक है वो हमेशा व्हाइट कलर का आपको दिखाई देगा। कवक शैवालों को रहने का स्थान देते हैं या आवास देते हैं, जल पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं, बदले में शैवाल उन्हें प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो ये जो एक दूसरे पर इनकी निर्भरता हो गई। इसी तरह से आप चने के पौधे में भी देखिए कि चने के पौधे में आपको नीचे जो बारीक बारीक गठानें दिखाई देती हैं वो भी क्या है, नाइट्रोजन के, जो अभी हम आगे एक उदाहरण पढ़ेंगे कि उन्हें भी किस तरह से राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो किस तरह से सहायता करता है चने की पौधे की, उसमें नाइट्रोजन का अवशोषण होता है। तो इसी तरह से ये लाइकेन और जो कवक है ये एक दूसरे के क्या हुए, सहजीवी संबंध इनमें होते हैं। अब देखें हम मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। आप सभी जानते हैं कि जो भी जैसे खेती होती है, जब फील्ड में जितने भी किसान होते हैं तो वो हर बार एक फसल लेते हैं, है ना, एक फसल उगाई जाती है। अब उस फसल को उगाने के बाद जो मिट्टी होती है उसमें उस पर्टिकुलर पोषक तत्व की कमी हो जाती है जिस फसल को उगाया जाता है और उसमें जिनकी प्रचुरता होती है, लेकिन वहाँ जहाँ की ये उगाई जाती है किसानों के द्वारा वहाँ पर उस चीज़ की कमी हो जाती है। तो उसे किस प्रकार से मिट्टी पुनः उसकी पूर्ति करती है या उसको फुलफिल किस तरह से करती है, तो आइए हम जानते हैं। पौधे मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक और खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों के द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसा कि मैंने आपको अभी सरल भाषा में बताया कि हम जितनी बार जो फसल लेते हैं उसमें जिस चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है वो मिट्टी में कम हो जाती है। इसीलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है कि भाई हमें जब हम खेती करते हैं या फसल उगाते हैं तो हमें खाद की आवश्यकता क्यों होती है या खाद डालने की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए यहाँ पर इसका छोटा सा आंसर है कि मिट्टी में इन सारे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है, खाद और उर्वरक डालना पड़ता है या उसमें मिट्टी में मिलानी पड़ती है। यदि हमें पौधों के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पौधों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। यानी कि आपको अगर इस चीज़ का नॉलेज है या जो भी किसान है उन्हें इस चीज़ का नॉलेज है कि भाई किस फसल को उगाने से किस चीज़ की इसमें कमी आ जाएगी, तो वो उसे उसी टाइम पर खाद और उर्वरक डाल करके उसे मेंटेन कर सकते हैं या फुलफिल कर सकते हैं और उसमें स्वस्थ फसल भी ले सकते हैं, ताकि उन्हें अगली बार भी जो भी फसल उगानी हो उसमें उन सारे पोषक तत्वों की भरपूर या समृद्ध रहें उससे और प्रचुर मात्रा में वो सारे पोषक तत्व उन्हें मिलते रहें। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है या वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पौधों को इसका उपयोग उस प्रकार करने में
असमर्थ होते हैं, जैसे कि वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। अब आपको जैसे मैंने पहले बताया था आपको, या हमने पहले पढ़ा है कि भाई जो इसके रंध्र होते हैं पत्तियों में, हमें छोटे छोटे रंध्र या स्टोमेटा दिखाई देते हैं। तो ये स्टोमेटा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से अपने अंदर लेते हैं, और उसके बाद जैसे हम ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं वैसे ही ये इसका कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। पौधों में नाइट्रोजन को विलय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। अब जो नाइट्रोजन है उसे विलय मतलब कि जो घुल जाता है उसी रूप में वो अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन विलय में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि मटर, चना, मूंग, इनमें सभी की जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन को किस में बदल देता है, विलय में बदल देता है, और इसे फिर पौधे अपने उसको अवशोषित करके पूरे पौधे में इसे फैला लेते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण दिए हुए हैं कि राइजोबियम जो है वो किस में पाया जाता है। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, इसलिए ये चना, मटर, मूंग, सेम ये सभी नाम आपने सुने भी होंगे और इन्हें आपने खाया भी है। तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं, उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अब देखिए जो जितने भी हम फलीदार पौधे देखते हैं, यानी मूंगफली हुई और अपना मटर, चना, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, इनमें क्या होता है कि राइजोबियम नामक एक जीवाणु इनकी जड़ों में पाया जाता है, जो कि अधिकतर दालों और फलीदार पादपों में ही पाया जाता है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास तथा खाद्य प्रदान करता है ना, और ये अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है, मतलब एक दूसरे की हेल्प करके ये अपने जीवन को यापन करते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसल के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब दालों की जब भी वो खेती करते हैं तो उन्हें नाइट्रोजन वाला उर्वरक उन्हें नहीं डालना पड़ता। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। हम दूसरी जो फसल उगाते हैं तो हमें क्या होता है कि उर्वरकों की आवश्यकता होती है, लेकिन किसान जब दाल की फसल डालता है या दाल की फसल उगाता है तब उन्हें किसी भी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती। अब हमने देखा कि अधिकतर पादप जो हैं क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बहुत ही कम ऐसे अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी, मृतजीवी। परजीवी, मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें हम विषमपोषी के रूप में समूहीकृत कर देते हैं। क्या हम यह कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक रूप से विषमपोषी हैं? तो हाँ, हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक रूप से क्या है, विषमपोषी हैं, क्योंकि ये दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है, ये था पार्ट 2। अब हम इसके बाद हम जो देखेंगे, आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी, और आप इसे अच्छे से याद कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। देखिए हमें जो प्रमुख इसमें जो मेन वर्ड्स जो आए हैं, जो कठिन शब्द जो आपको आए हैं, वो ये हैं स्वपोषी, क्लोरोफिल। इन्हें आप बार बार दोहराइए, बार बार पढ़िए, ताकि आप इसको रीड कर सकें और आप इसे लिख सकें। स्वपोषी, क्लोरोफिल, विषमपोषी, परपोषी, कीटभक्षी पादप, पोषक, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी, रंध्र, सहजीवी संबंध और कवक। ये तो हमारे जो कठिन शब्द थे वो हैं। और आइए हम इसकी समरी जानते हैं कि इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा और हमने क्या सीखा। तो बच्चों, सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि और शरीर के विकास या रखरखाव के लिए करते हैं, आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पौधे या पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके खाद्य का संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है ना। जैसे हमने प्रकाश संश्लेषण की जो एक समीकरण भी देखी, और मैंने आपको इसको
बताया है कि भाई किस तरह से, तो इसमें हमें क्या क्या आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की आवश्यकता होती है। और जो बनने वाला जो उत्पाद होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, इसके द्वारा हमें मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचय किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। उत्पादित होना मतलब कि ऑक्सीजन हम बनती है उसमें। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। उत्तरजीविता मतलब कि हमारे जीवित रहने के लिए जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर या जंतु हैं, उनको जीवन के लिए, जीने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, ऑक्सीजन हमारे लिए आवश्यक है। और इसे कौन बनाता है, तो हमारे जो हरे भरे पौधे हैं, पेड़ पौधे इसे बनाते हैं। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृत जीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी होते हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः उन्हें हम क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा लेसन पूरी तरह से समाप्त होता है। मैं इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। थैंक यू। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपकी क्यूरीज है वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।